Hello guys, welcome to Civil Sphere. Today we will discuss on earthquake. अब हमने देखा कि earthquake इन फिलीपींस के अंदर 7.8 का मैग्नीट्यूड से आया है, जो हिट किया ऑफशोर के मिंडोनोवा 8 जून 2026 को। तो हम थोड़ा earthquake के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इसमें। एपिसेंटर वाज नियर सरंगनी, जनरल सेंटो सिटीज रीजन है। Strong shaking was felt across Mindanao and nearby countries। ये न्यूज़ है कि वहाँ 7.8 मैग्नीट्यूड से आया। तो हमने जाना कि अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होता है, एपीसेंटर क्या है, और हाइपोसेंटर फोकस क्या होता है। ये हम देखेंगे कि अर्थक्वेक कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक इज वट कब होता है, जब वैन टू ब्लॉक ऑफ अर्थ सडनली स्लिप पास्ट वन अदर। जब दो जो अर्थ के सडनली जो रॉक्स हैं, जो ब्लॉक हैं, जो सडनली जब स्लिप कर देती हैं एक दूसरे के साथ। तो जैसे आपने ये देखा है, जैसे ये सडनली वो कर देती हैं, स्लिप हो जाती है, तो फॉल्ट बनता है। तो ये अर्थ के यहाँ क्रिएट हो जाता है। तो ये कि जो अर्थ के नीचे होता है, जो उसे क्या बोलते हैं, फोकस, हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थ क्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। मतलब फोकस जो अर्थ के बिलो होता है, जहाँ से अर्थ क्वेक स्टार्ट होता है, और लोकेशन इसी के डायरेक्टली अबोव ऑन द सरफेस, उसको बोलते हैं एपीसेंटर। तो जैसे एपीसेंटर मतलब ये सरगनी था ना, तो एपीसेंटर मतलब अर्थ के सरफेस पे। लोकेशन डायरेक्टली अबो इट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज एपीसेंटर। एपीसेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है, आपने बस इतना रखना, हाइपो मीन्स जो बिलो द अर्थ सरफेस, एंड एपी मतलब अबो द अर्थ सरफेस। द सरफेस वेयर ब्लॉक स्लिप इज कॉल्ड फॉल्ट। जहाँ पे जो ये ब्लॉक होते हैं, जैसे इसको फॉल्ट, जब कोई दो चीज़ है वो डिवाइड होती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वो तो उसे क्या बोलते हैं, फॉल्ट नहीं बोलते हम, फॉल्ट हो गए तो ये फॉल्ट प्लेन बोलते थे। अब कुछ सीक्वेंस है इसमें अर्थक्वेक के। हमने मेन जैसे फोर शॉक आता है, फिर मेन शॉक आता है, फिर आफ्टर शॉक होते हैं। 3 टाइप के ये सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक। इसमें फोर शॉक मतलब जो पहले आता है, मतलब छोटे छोटे स्मॉल अर्थक्वेक स्टार्ट हो जाते हैं कुछ प्लेसेस पे, उसे बोलते हैं मेन फोर शॉक। उसके बाद मेन शॉक आता है कि उनके जो मेन शॉक से पहले छोटे छोटे स्मॉल अर्थक्वेक आते हैं। तो इट कैन बी फोरकास्टेड अंटिल द लार्जर, ये मतलब इसको फोरकास्ट नहीं किया जाता जब तक लार्ज अर्थक्वेक हैपन नहीं हो जाता। ठीक है, छोटे छोटे देखो एपिसेंटर दिखे हुए हैं, अभी ये हाइपोसेंटर हैं, तो ये दिखे हुए हैं, तो छोटे छोटे आते हैं, स्मॉल फॉल्ट बनते हैं, छोटे छोटे स्मॉल फॉल्ट बनते हैं। उसके बाद मेन शो आते हैं, लार्ज मेन अर्थक्वेक आते हैं। तो ये दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन द सीक्वेंस। फोर शॉक के बाद मेन शॉक आता है। मेन शॉक के बाद आफ्टर शॉक होता है। इसमें भी स्मॉलर अर्थक्वेक होते हैं दैट अकर आफ्टरवर्ड इन द सेम प्लेस एज द मेन शॉक। जहाँ पे मेन शॉक आया ना, वहीं पे ही आफ्टर शॉक आता है। तो ये आफ्टर शॉक क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, वीक होता है, मंथ और इवन ईयर्स। सॉरी। नेक्स्ट है, इन समरी हम पढ़ लेते हैं एक बार, कि है जो टेक्टोनिक स्ट्रेस है बिल्ड अप बाय व्हेन टू ब्लॉक अर्थ पुश अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ब्लॉक हैं वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो ये क्या होती है, इसलिए फॉल्ट पैदा हो जाता है। ठीक है। सेकंड, व्हेन स्ट्रेस इज टू मच, व्हेन ब्लॉक सडनली स्लिप पास्ट वन अदर अलोंग द फॉल्ट इज फॉल्ट, ये फॉल्ट प्लेन हो जाता है। जब मान लिया इतना ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो स्लिप कर जाते हैं एक दूसरे के, तो वो फॉल्ट, फिर भी वो फॉल्ट बन जाता है। ये जैसे स्ट्रेच हो गया तो एक दूसरे के, तो बीच में फॉल्ट हो गया। तो अर्थ को एक स्टार्ट करेगा हाइपोसेंटर, मतलब बिलो द अर्थ। ये जैसे ही फॉल्ट स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से बिलो द सेंटर फोकस होता है। और ये सेकिंग फेल्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सेकिंग फेल्ट क्या कहाँ फिर सबसे ज़्यादा जो धरती का हिलना या सेकिंग फील होगा, वो कहाँ होगा, एपीसेंटर में होगा। एपीसेंटर कहाँ है, ऑन द सरफेस, इसके बिल्कुल राइट एंगल अबोव द सरफेस, इसे बोलते हैं। और जो फोर शॉक है मे हैपन फर्स्ट, ये हमने देखा कि फोर शॉक है वो पहले होता है। फोर शॉक may happen first, then main shock, and follow the aftershock. Aftershock can continue for week, month, and even year depending on the size of main shock. ये मेन शॉक के बाद ये कह सकते हैं कि मेन शॉक के बाद आफ्टर शॉक आता है, और मेन शॉक का ही
जो इम्पैक्ट है वो कई दिनों तक, कई मंथ तक, कई सालों तक रहता है, उसे आफ्टर शॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्ट के सीधे से इसका हम एक समरी में पढ़ें कि जब स्ट्रेस होता है दो दो प्लेट के बदले में, तो ये एक दूसरे को अपोजिट खींचती है, तो बीच में फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट आने के बाद जैसे यहाँ क्या होगा, जो बिलो द अर्थ सरफेस है वहाँ हाइपोसेंटर होता है या फोकस होता है, तो यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, तो ये डायरेक्ट वो एपिसेंटर होगा जहाँ पे सरफेस के ऊपर दिखेगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेकिंग स्टार्ट होगा, शेकिंग होगी अर्थ की, तो उसे हमें एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहते हैं ये ऑन द सरफेस होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये चलने स्टार्ट, उसके बाद हम पी और एस वेव जो डिफरेंट हैं, वो रेले वेव वो हम पढ़ेंगे आगे जैसी। तो आपने इस स्लाइड में इतना याद रखना है कि अर्थक्वेक क्या है और कैसे ये जनरेट होता है। ठीक है, और आफ्टर फोर शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, कैसे हम, जैसे हमें पता है कि जो अर्थक्वेक है उसमें जो वेव पैदा होती है वो भी कुछ स्ट्रक्चर का हमें साइंटिफिकली हमें स्ट्रक्चर की जो कंपोजिशन है उसका थोड़ा बताती है। देखो हमें अभी पढ़ते हैं कि कैसे बताती है। जो सेस्मिक वेव है पासिस थ्रू द अर्थ प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। ये जैसी हम देखा सेस्मिक वेव जो अर्थक्वेक की जो वेव होती है उसे सेस्मिक वेव बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अबाउट हमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बताती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ क्या मोर इन्फॉर्मेशन देती है। वहन सेस्मिक वेव पासिंग थ्रू द अर्थ इट में, जब ये अर्थ के डिफरेंट जो जैसे जैसे कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, जब इन डिफरेंट में से पास करती है सेस्मिक वेव, तो ये जैसे लिख सकते हैं कोर, ये मेंटल, इसके बाद क्रस्ट, जैसे ही इसमें से पास करेगी कुछ कुछ मान लिया जो सेस्मिक वेव वही क्रॉस, इसको भी क्रॉस कर देंगी, कुछ मान लिया इसको नहीं क्रॉस करती, ये इसको क्रॉस कर देंगी। तो ये क्या बताएंगे हमें कि यहाँ लिक्विड है या यहाँ सॉलिड है, या लिक्विड है या ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ऐसे ऐसे बताएंगे। तो ये क्या बताती है हमें, स्ट्रक्चर बताती है। सेस्मिक वेव डिपेंड ऑन द डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में बताती है। और हम जैसा भी हमें पता है कि जो क्रस्ट से कोर की तरफ जैसे जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन और निकल है कोर में, तो डेंसिटी कंपोज सेवरल लेयर, तो ये हमें बताएंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, जैसे इनर और है सॉलिड आयरन है, इनर और क्या होता है आयरन एंड निकल है, जैसे मैंने ऊपर बताया। आउटर कोर में भी आयरन एंड निकल ही है, बट वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि जो प्रेशराइज ज़्यादा प्रेशर होने के बाद यहाँ सॉलिड रहता है, ये प्रेशराइज कम होने के बाद यहाँ लिक्विड रहता है। मेंटल में जो है, मेटल में मैग्नीशियम एंड आयरन सिलिकेट है, ये आपने याद रखना है कि यहाँ कौन सी ज़्यादा मिनरल्स या जो क्वांटिटी में कंपोजिशन है वो किसकी है, मैग्नीशियम मेटल में। एम से याद रख लेना, एम ए मैग्नीशियम और आयरन एफ ई सिलिकेट, आयरन सिलिकेट। ठीक है, याद रख लेना। अब जैसे ही हमने बताया कि जो एपिसेंटर है वो क्या होता है, एपिसेंटर हमने सभी अभी पढ़ा था, सबसे पहले एपिसेंटर क्या होता है, ऑन द सरफेस होता है, ऑन द सरफेस। अब वेव्स हैं हमने, जैसे पी वेव्स और एस वेव्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स हैं ये। तो पी वेव्स क्या करती है, जैसे पी वेव्स चलती हैं, ये जो ब्लू वाली पी वेव्स है, ये जैसे ही चली तो ये पी वेव्स क्या बनाएंगे, एक शैडो बनाएंगे, शैडो जोन 103 से 142। ठीक है, देखो इस पी वेव्स है ना, इस जोन में नहीं आई। ठीक है, ये पी 103 से 143 जोन, और एस वेव कहाँ नहीं आई, एस वेव 142 से 1, ये एस जोन है। ठीक है, 103 से 142 पी जोन है, पी शैडो जोन है, और ये जो पूरा है ये एस जोन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आप, ये एस वेव है, ये यहाँ आई क्रॉस हुई। ठीक है, ये जैसे इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, तो एस वेव्स है वो आउटर कोर से ही बाहर होगी,
और जो पी वेव्स है वो इनर कोर आउटर कोर से अंदर को गई है, ठीक है। तो ये एक बार इसको देखो, मैं बता देता हूँ आपको कैसे हैं ये, देखो। द क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर वेरीज थिकनेस है 25 से 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट फ्रॉम 5 to 10 किलोमीटर अंडर द ओशियन, ठीक है। जो क्रस्ट है वो 25 से 70 किलोमीटर तो कॉन्टिनेंट में है और 5 to 10 किलोमीटर ओशियन के अंदर है, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्रस्ट इज क्विट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये मैनी डिफरेंट रॉक से बनी, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स क्रस्ट है, क्योंकि सेडिमेंट्री और अपने जैसे इग्नेस और ये सब रॉक के यहाँ पे होती हैं, तो इसलिए इसके डिफरेंट कंपोजिशन है, तो इसलिए यहाँ ये कॉम्प्लेक्स बना देती है, स्ट्रक्चर इसकी कॉम्प्लेक्स होती है। मेटल में क्या होता है, बिलो द क्रस्ट लाई डेंस मेटल है, डेप्थ 2890 है, तो 290 किलोमीटर भी कर देते हैं कई बार। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस सिलिकेट, मेटल में क्या है, मैग्नीशियम एंड आयरन सिलिकेट है। तो पी वेव्स एंड एस वेव्स फ्रॉम अर्थक्वेक ट्रैवल थ्रू द मेटल डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट इट्स सॉलिड, मतलब मेटल से तो क्रॉस हो जाती है, ठीक है, मेटल से दो पी एंड एस दोनों हो जाती हैं, तो इसका मतलब कि ये सॉलिड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे एस जब आउटर इनर है और आउटर है, आउटर वो लिक्विड है लेकिन एस वी लिक्विड के अंदर नहीं गई, तो इसका मतलब ये लिक्विड में नहीं जाती है, एस वी सॉलिड में जाती है। तो ये पी एंड प्राइम वेव जो सॉलिड है मेटल, तो उसको दोनों क्रॉस हुई तो सॉलिड हो गया। देयर इज कुछ सेपरेट एविडेंस भी मिले हैं जो लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जॉइंट कन्वेंशन सेल के अंदर जो कन्वेंशन होता है, जो कन्वेंशन सेल होती है, जैसे मान लिया कन्वेंशन होता है जो वर्टिकल मूवमेंट बोलते हैं कन्वेंशन को, वर्टिकल मूवमेंट होती है, तो ये कुछ सेपरेट एविडेंस है तो जो हमें जो मिले हैं साइंटिस्ट को। बट ये याद रखना आपने कि जो अर्थ में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स जो पी एंड एस वेव्स हैं वो मेंटल से क्रॉस हुई दोनों, तो इससे ऐसा हुआ कि जो मेंटल है वो सॉलिड है, ठीक है। और इधर ये देखेंगे हम कि एस वेव डू नॉट क्रॉस दी फ्रॉम आउटर लेयर इज लिक्विड, ठीक है। देन core at a depth of around 2900 किलोमीटर इज द बाउंड्री बिटवीन द मेटल एंड अर्थ कोर। कोर कंपोज किससे, आयरन एंड निकिल। वी नो दैट इट एग्जिस्ट बिकॉज इट रिफ्रैक्ट सेस्मिक वेव क्रिएटिंग ए शैडो जोन 103 एंड 143 डिग्री से। तो शैडो जोन बनाता है ये जो कोर है, तो किसका ये क्या बनाता है, शैडो जोन बनाता है। कंपोज ऑफ वी नो रिफ्रैक्टिंग सेस्मिक वेव क्रिएटिंग ए शैडो जोन 103 और 143 डिग्री का, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री में एक शैडो जोन बनाता है कि वहाँ पे नहीं क्रॉस होती कोई। आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज लिक्विड बिकॉज एस वेव डू नॉट पास थ्रू। ये जो मैंने अभी बताया कि आपको कि जब पी और एस दोनों मेटल से क्रॉस करती है तो सॉलिड हुआ वो, लेकिन एस वेव यहाँ आउटर कोर में क्रॉस नहीं करती, इसका मतलब जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, ठीक है, आउटर कोर लिक्विड है। तो यही लिखा है कि एस वेव डज नॉट पास, तो इसका मतलब आउटर कोर इज पार्ट ऑफ लिक्विड। देन प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, ये हमने एक बार प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लेते कि हमें हमारे मेजर प्लेट, आपने याद रखना कि अर्थ में आउटर मोस्ट लेयर में 15 मेजर स्लैब है, 15 मेजर प्लेट है। जो स्लैब है लिथोस्फीयर में फॉर्म द लिथोस्फीयर विच कंपेयर्स द क्रस्ट में कौन सा है, कॉन्टिनेंट और ओशियन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा 25 to 70 किलोमीटर है, ये 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा है अपर पार्ट ऑफ द मेटल भी है इसके इंक्लूड, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक प्लेट मूव वेरी स्लोली रिलेटिव टू ईच अदर। जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव करती रहती हैं स्लोली एज रिस्पेक्टिव एक दूसरे के ईच अदर। टिपिकली ये याद रखना 1 few सेंटीमीटर पर ईयर ये क्रॉस मतलब मूव करती है, मूवमेंट करती रहती है फ्यू सेंटीमीटर, बट दिस स्टिल कॉज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एट द प्लेट बाउंड्रीज विच इन टर्न रिजल्ट इन अर्थक्वेक। जो इनका डिफॉर्मेशन है स्टिल का ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, प्लेट बाउंड्रीज के जो डिफॉर्मेशन है वो ही एक रीजन बनता है अर्थक्वेक का।
मतलब प्लेट टेक्टोनिक है, जब मूवमेंट होती है और ये एक फॉल्ट बनाते हैं, इस इधर ये एक स्लिप करते हैं, जब ये दूसरे से टकराते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री स्ट्राइक स्लिप है, जो जो डिफरेंट टाइप के हैं वो हम पढ़ेंगे आगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्लेट टेक्टोनिक है, उनकी बाउंड्री से अर्थक्वेक जो जनरेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो मोस्ट ऑफ द जो अर्थक्वेक है आर एसोसिएटेड मोस्ट ऑफ दी only most of the tectonic plate boundaries. Theory of plate tectonic can be used to provide a simplified explanation of global distribution of earthquake. जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है एक एक्सप्लेनेशन देती है कि ग्लोबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेट बाउंड्रीज का, तो वो क्या कहती है यूजिंग ए सिंपल इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। ये बता, जैसे हम ये देख लेते हैं। अब ये है अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। देखो सोमाली सब प्लेट है, ये इधर क्रॉस कर रही है और इधर भी स्ट्रेच कर रही है। दो जो कोई भी प्लेट होगी वो अपोजिट एंड इक्वल मूवमेंट दिखाएगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब ये रीजन जैसे है रशियन प्लेट, सोमाली सब प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। और ये जोआन डिफेकोरा प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है, नजाका प्लेट है। तो ये देखो यहाँ पे अपना हिमालय है, तो यहाँ भी मूवमेंट होती है। तो ये प्लेटें हैं, आप इसके देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ये कनेक्शन है कि कौन सी में प्लेट की साइड मूव कर रही है, ठीक है। अब हम एक करते हैं कि जो मूवमेंट है प्लेट का वो कौन करता है, हाउ टू ड्राइव, व्हाट ड्राइव द मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्लेट, कैसे मूवमेंट होती है, ठीक है। ये हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट ड्राइव द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, की मूवमेंट कैसी है टेक्टोनिक। अब देखो कन्वेंशन करंट मैंने बोला कि वर्टिकल मूवमेंट, ठीक है, जैसे ये है तो ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये वर्टिकल मूवमेंट होती है। अब बिलो द टेक्टोनिक प्लेट लाइज द अर्थ एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। अब अर्थ एस्थेनोस्फीयर देखो, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। अब ये हम सोचते हैं कि ये सॉलिड है, बट ये फ्लूइड टाइप है, ठीक है। ये इसमें फ्लूइड और वेरी लॉन्ग टाइम, ये एस्थेनोस्फीयर है वो फ्लूइड टाइप यूज होता है लैंडस्केप है। जैसे लिथोस्फीयर अपनी टेक्टोनिक प्लेट है, एस्थेनोस्फीयर प्लास्टिक लेयर ऑफ मेटल है, एस्थेनोस्फीयर प्लास्टिक लेयर है, मतलब लचीला है, थोड़ी सी वो हीट गर्म होने के बाद थोड़ी सी फ्लूइड टाइप बन जाती है। अब जैसे ये है, एक सेकेंड इसको मैं रफ कर देता हूँ, जैसे ये, अब ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जैसे ही जो प्लेट की मूवमेंट है वो अपोजिट जाती है तो यहाँ फॉल्ट पैदा होता है। तो ये क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट अवे फ्रॉम, इसे मिड ओशियन रीजन बोलते हैं। मिड ओशियन रीड्स हो गई, मिड ओशियन रीड्स, जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो फॉल्ट पैदा होता है। ये भी फॉल्ट है, बट देखो इसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ये कंजर्वेटिव फॉल्ट बाउंड्रीज है ये, ठीक है। या मेटल कन्वेक्शन करंट है, मूवमेंट है, देखो इसके अंदर मूवमेंट कैसी है, थोड़ी सी ये इस टाइप की, लेकिन ये मूवमेंट ऐसे है, ऐसे, ठीक है। ये कंजर्वेटिव ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ठीक है। एक मतलब एक मूवमेंट थोड़ी सी मतलब एक सिमेट्रिक्स नहीं है। तो और दूसरा सबडक्शन का तो मतलब हमें पता है कि एक जो ओशियनिक प्लेट है, जो कौन हमें पता है कि जो ओशियन प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशियन प्लेट भारी है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगी, सबडक्शन मतलब दब जाएंगी, तो ये फिर इसके जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसको ऊपर की तरफ उठाएगी, तो ये क्या हुई, कन्वर्जेंट प्लेट होगी। तो ये यहाँ पे मान मतलब जो कोई माउंटेन यहीं बनते हैं, माउंटेन बन जाते हैं जब सबडक्शन जोन हो जाता है, ठीक है। और मिड ओशियन रीड जब यहाँ तो एक नया वो फॉर्म बनता है, कन्वर्ज मतलब एक नई लेयर बननी जाती है, क्योंकि इधर होंगे तो यहाँ से लावा निकलेगा, तो यहाँ से मिनरल्स यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये बनेगा, ठीक है। There are number of competing theories that attempt to explain drive the movement of tectonic plate. Three of the forces that being composed main drive tectonic plate movement are.
अब इन्होंने बताया कि 3 मेन ड्राइवर हैं। अब ये कौन कौन सी हैं जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे मेटल कन्वेक्शन करंट, ठीक है, मेटल कन्वेंशन कन्वेंशन कन्वेक्शन करंट। अब मैंने बोला कन्वेक्शन क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट हो। अब ये देखो, ये जैसे कोल मेटल्स की ना, ये ऐसे वर्टिकल मूवमेंट, ये ऐसे वर्टिकल, ये प्लेट मूवमेंट होगी तो ये इधर गई तो ये ऊपर की तरफ उठेंगे। समझ रहे आप? देखो, हीट फ्रॉम द कोर कॉज वार्म मेटल मेटल टू राइज एज इट राइज स्प्रेड आउट beneath the lithosphere, it pushes the plate apart, cooler material sink and completing the convection cycle। अब जैसे ये देखो, वार्म मेटल राइज करेगा, ठीक है, जैसे ही कूल होंगे सिंक होता जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेटल जो वार्म हो जाती है कोई चीज़, वो एकदम से ऊपर निकलेगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ये जैसे ही मतलब थोड़ा सा यहाँ ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर क्योंकि प्रेशर कम होता जाएगा, ऊपर की तरफ आएंगे तो फिर ये ठंड थोड़ा सा टेम्परेचर में कम हो जाता है, तो ये कूल मेटल सिंक होता जाएगा ऐसे ऐसे और कुछ ऊपर निकल जाएगा क्योंकि प्रेशर डाउन हो रहा है। रीड्स पुश क्या है, बॉयंट अपव्हीलिंग मेटल एट मिड ओशियन रीड्स। अब बॉयंट फोर्स सुना है, बॉयंट के एक बार आप बॉयंट पढ़ा है तो हम एक बार देख लेते हैं। बॉयंट है, इसके साथ बॉयंसी फोर्स आता है। बॉयंसी फोर्स क्या करता है कि जो पार्टिकल है कैन सस्टेन above the surface against the gravity, ठीक है। पार्टिकल जो हवा में रह जाते हैं बॉयंसी फोर्स के कारण, वो वहीं पे रहते हैं, वो मतलब जब तक ग्रेविटी उसको, जब वो उस बॉयंसी फोर्स को नहीं तोड़ देता तब तक वो नीचे नहीं गिरते, ठीक है। जिस प्रकार आपने रूम में हीटर ऑन किया तो जो वार्म या हवा जो वार्म है हीट है वो मूव करेगी, अब वो और उसका स्थान कूल रहेगी, और जब तक ये ऊपरी रहेगी कूल ऐसे सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये जो होल्डिंग कैपेसिटी है मूवमेंट की, तो इसको बॉयंट रखता है। तो ये बॉयंट क्या होता है, मिड ओशियन रीज में न्यूली फाउंड प्लेट इन ओशियन रीड्स आर वार्म, सो दे आर हायर एलिवेशन एट ओशियन रीड्स देन द कोल्डर मोर डेंस प्लेट मेटेरियल फर्दर अवे। जो ओल्डर प्लेट है, लोअर एलिवेशन है ओल्डर प्लेट का, एंड न्यूली एलिवेशन का हायर एलिवेशन, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई जिस प्रकार ये अपवेलिंग हुआ तो यहाँ से प्लेट ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि यहाँ से तो मूवमेंट हुई एकदम से, प्रेस नीचे से जो कन्वेक्शन आया है, कन्वेक्शन फोर्स के साथ मेटल राइज हुआ, गर्म हुई चीज़ें तो ऊपर की तरफ आए तो ये ऊपर की उठेंगी। तो ये जो है ओल्डर प्लेट हैं वो क्या होंगी, लोअर एलिवेशन हो जाएंगी और ये हायर एलिवेशन हो जाएंगी। Gravity caused the higher plate at the reeds to push away the lithosphere that lies further from the reeds। इसमें क्या है, जैसे कोई चीज़ है उसको ऊपर उठा रहे हैं हम, लेकिन ग्रेविटी का काम क्या होता है, नीचे की तरफ करना, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी हायर प्लेट एट द reeds to push away lithosphere that lies further from the reeds। ग्रेविटी कारण कहते हैं हायर प्लेट है, reeds के अंदर ये हायर प्लेट है, टू पुश लिथोस्फीयर को अबो ऊपर कर देते हैं, और लिथोस्फीयर दैट लाइज फर्दर फ्रॉम रीड्स, ठीक है। एक स्लैब पुल आता है, इनमें क्या स्लैब मतलब ओल्डर और कूलर प्लेट है, वो सिंक कर जाती है सबडक्शन जोन में, बिकॉज एज द कूल है दे मोर डेंस हो जाएंगे देन अंडरलाइंग। ये एक तरीके से सबडक्शन जोन कि एक डेंस डिसेंडिंग ओशन पर नीचे ओशन राइडिंग, और यहाँ पे मूवमेंट होगी। कूलर एंड सिंकिंग प्लेट पुल द रेस्ट ऑफ वार्मर प्लेट अलोंग बिहाइंड इट, ठीक है। एक बार हम इसको रफ कर देते हैं।
ये क्या है, 3 रीड्स 3 फोर्स, these 3 force metal convection current, reeds push and slab pull work together and interact to move tectonic plate over millions। तीनों मिलके कौन कौन से, कन्वेक्शन करंट, रीड्स और स्लैब पुल, तो ये मूवमेंट करते हैं टेक्टोनिक प्लेट की। तो आपने जो वर्ड ड्राइव कौन कौन से मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटल कन्वेक्शन करंट, रीड्स पुश और स्लैब पुल, 3 पार्ट, तीनों टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। अब कितने टाइप की प्लेट बाउंड्री, ये 3 टाइप की है, जैसे हमने पहले बताया कि डाइवर्जेंट मूविंग अपार्ट, कन्वर्जेंट मूविंग प्लेट्स कमिंग टुगेदर, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूविंग पास्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्म प्लेट मूविंग पास्ट ईच अदर। ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते ऊपर नीचे। ठीक है, ये जैसे ये है, फिर ये है, तो ये जैसे यहाँ थी पहले, अब ये ऐसे नीचे। ठीक है, ये होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। ये बाउंड्रीज बिटवीन द टेक्टोनिक प्लेट आर मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ फॉल्ट। बाउंड्रीज हैं जो बिटवीन द प्लेट, मतलब बहुत सारे, जैसे ये है कोई प्लेट के, तो यहाँ ये तो है नहीं कि एक ही फॉल्ट है, बहुत से फॉल्ट होते हैं छोटे छोटे यहाँ। 1 of 3 बेसिक टाइप ऑफ फॉल्ट है नॉर्मल, रिवर्स एंड स्ट्राइक फॉल्ट। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो मतलब डिफरेंट टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं। तो इसमें लेकिन 3 टाइप के हमने देख रहे हैं, नॉर्मल, रिवर्स एंड स्ट्राइक स्लिप। फॉल्ट टाइप में कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, स्ट्रेस कौन सा है, टेंशनल, पुल अपार्ट। रिवर्स फॉल्ट थ्रस्ट फॉल्ट होता है, देखिए याद रखना, थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं कंप्रेशनल होता है, पुश टू कहते हैं, कंप्रेस करना, पुश करना। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप में सीयर करना, स्लाइड पास्ट मतलब स्लाइड करना। ये जैसे हमने यहाँ दिखाया भी होगा, ये रहा। ठीक है, स्लाइड पास इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये यहाँ दिखा रखें, आपने याद रखना है, कंप्रेशनल, टेंशनल, कंप्रेशनल और शियर। डाइवर्जेंट बाउंड्री कंस्ट्रक्टिव होती है, जैसे हमने पहले देखा कि प्लेट मूव अपार्ट एट ए बाउंड्री, न्यू मटेरियल इज पोस्ट एट द सरफेस, dominated by normal faulting। ठीक है, मैग्मा राइज फ्रॉम द मेटल एट द मिड ओशन रीड्स पुशिंग प्लेट अपार्ट। अपार्ट पुश मतलब प्लेट, जैसे जैसे क्या होता है, नीचे से कोई गर्म चीज़ें निकलेंगी, तो जो जो लिथोस्फीयर है या ये इस तरह से लिथोस्फीयर जाते हैं, तो ये मूवमेंट अवे होंगे, तो यहाँ से कुछ निकलेगा, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो निकलेगा, जो वो जैसे ही ऊपर आएगा, प्रेशर कम होगा तो वो जमेगा, कूल होगा, कूल होते ही वो एक नई लेयर बना देगा। तो नई लेयर बनाएगा, तो इस मीन्स वो कंस्ट्रक्टिव है, मतलब उन्होंने एक लेयर बना दी। वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थ के आर फ्रिक्वेंट बट स्मॉल सेलो फोकस। ठीक है, मैग्मा राइज फ्रॉम मेटल, तो ये कंस्ट्रक्टिव होती है। एग्जाम्पल इसमें याद रखना है आपने, जैसे मिड अटलांटिक, ये मिड ओशियन रीज भी है और मिड अटलांटिक रीज भी है आइसलैंड के अंदर, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है। ठीक है, ये अभी देख लेना, ये है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, मिड ओशियन रीड्स नियर अजोर एंड आइसलैंड। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट है ये, हेजिंग वॉल मूव डाउन रिलेटेड टू फुटवॉल। ठीक है, ये मूव डाउन है, ये थोड़ा सा, जैसे मान लिया इसको, अब हमें ये नहीं सोचना कि भी ये ऐसे है, ये हमें कंप्लीट स्ट्रक्चर लगा लेते हैं कि भी ये इतना मूव हुआ है, ये पहले यहाँ थी, तो ये डाइवर्स होगी, मतलब मूव डाउन होगी, नीचे की तरफ चली गई। देखो, अब कोई चीज़ थी, ये नीचे की तरफ गई है, ये यहाँ नहीं, पहले ऊपर थी, जब दोनों मिले हुए थे। ठीक है, फिर ये स्ट्राइक हो गई। कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री का बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, कन्वर्जेंट डिस्ट्रक्टिव। प्लेट मूव टुगेदर टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ आते हैं। जब कोई चीज़ एक दूसरे की तरफ आएंगी तो कंप्रेस करेंगे दूसरे को, या तो वो फोल्ड होंगी या फिर वो टूटेंगी। ठीक है, तो ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ठीक है, दो ही अपने पास, देखो कॉन्टिनेंट है और ओशियन है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट और ओशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ठीक है,
ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्या होता है? ओशियन प्लेट बाहर है, जब हमने पहले पढ़ा कि ओशियन की डेंसिटी है वो हायर है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट, तो ये सबडक करेगी। डीप ओशियन रीड्स बनाएगी, जब फॉर्म डीप ओशियन रीड्स बनाएगी वोल्केनिक आर्क, ठीक है ठीक है ठीक है। डीप ओशियन रीड्स बनाएगी, जैसे ये नीचे की तरफ गई तो ये यहाँ पे रीड्स बनेगी। रीड्स का मतलब होता है एक तरीके से ऐसी खाई बन जाती है, ठीक है ठीक है ठीक है। अर्थक्वेक आर स्ट्रॉन्ग, अर्थक्वेक यहाँ से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। कैन बी डीप फोकस इन सबडक्शन जोन, ठीक है। अर्थक्वेक आर स्ट्रॉन्ग, कैन बी डीप फोकस, ठीक है। अब ओशियनिक, इसमें हमने क्या करना है कि ओशियनिक को कॉन्टिनेंट प्लेट में से ओशियनिक प्लेट है वो सबडक्शन उसके अंदर धस जाएंगे, नीचे चले जाएंगी, और कॉन्टिनेंट प्लेट है वो ओवर हो जाएंगी। ओवर होंगी जब डक्स जो जब 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 दो प्लेट एक दूसरे के नीचे ऊपर जाएंगी तो बीच में खाई जाएंगी, तो इसको डीप ओशियन रीड्स बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच, ठीक है। डीप ओशियन ट्रेंच बोलते हैं, ये ट्रेंच बोलते हैं कि थोड़ा धसा हुआ। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जब दोनों प्लेट सेम कॉन्टिनेंट सेम उसके हो, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है, तो क्या होगा? वन प्लेट क्रम्पल अप ओवर इच अदर, या तो वो क्योंकि सेम डेंसिटी होगी तो एक दूसरे को पुश करेंगी, या तो वो जैसे ऐसे हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। फॉर्म माउंटेन रेंज एंड फोल्ड होंगे, या तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगेगा तो फोल्ड माउंटेन हो जाएगा। अर्थक्वेक आर स्ट्रॉन्ग, मोस्टली सैलो टू इंटरमीडिएट डेप्थ होते हैं, सैलो टू इंटरमीडिएट डेप्थ। एग्जाम्पल क्या है ओशियन कॉन्टिनेंट का? पेरू चिली के पास जो नजाका प्लेट अंडर है साउथ अमेरिकन प्लेट में, वो ओशियन कॉन्टिनेंट है। जापान ट्रेंच है, एलुशियन ट्रेंच है। दीज आर ट्रेंच आर एग्जाम्पल ऑफ ओशियन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट अपने हिमालय है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। एल्प्स है, अफ्रीकन और रशियन प्लेट का है। इसमें क्या होता है इसमें अपार्ट जाते हैं, तो हैंगिंग वॉल मूव अप रिलेटेड टू फुटबॉल। ये देखो जैसे हम इसको पहले लगाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ फिक्स हो जाएंगे, अपार्ट जाएंगे, ठीक है। ये रिवर्स फॉल्ट है, ये अपार्ट जाना रिवर्स फॉल्ट है। और ये जो कन्वर्जन फॉल्ट है ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। मतलब क्या होता है इसमें? प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर इन सेम प्लेन, पास्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे के अपोजिट आती हैं, ठीक है। सेम प्लेन मतलब ओरिजेंटल मूवमेंट होती है। डोमिनेट बाय स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, नो क्रस्ट क्रिएटेड और नो डिस्ट्रॉय, ना तो कोई क्रस्ट बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। अर्थक्वेक आर शैलो फोकस है, ऑफन लार्ज अर्थक्वेक। एग्जाम्पल जैसे ये जाती हैं, जब इसमें ना तो क्रिएट होता मतलब एक ये खाई बढ़ जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सैन एंड्रेस फॉल्ट, नॉर्थ एंटोलियन फॉल्ट, डेड सी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ब्लॉक स्लाइड पास्ट ईच अदर, जो ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे के पास, मतलब ये पहले ऐसे थे तो एक दूसरे के ऐसे मूवमेंट करते हैं, मतलब जैसे ये है तो ये पास्ट ईच अदर मतलब ये खिसक जाना, नीचे की तरफ खिसक जाना, एक ऊपर चला जाएगा कि नीचे आ जाएगा। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी हमने जो पढ़ी थी उसमें क्या होती है? हाउ जो अर्थक्वेक है अक्कर ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग द फॉल, एकदम से स्ट्रेस रिलीज होता है। स्ट्रेस बिल्ट अप, स्ट्रेस एक्सीड फ्रिक्शन, ये देख रहे हो? स्ट्रेस लगा मतलब एक तरीके से रप्चर कर देंगे। ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रेस हुआ दो प्लेट के बीच में जब फ्रिक्शन आएगा तो वो जैसा स्ट्रेस तो फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इलास्टिक रिबाउंड हो जाएगा, तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ऑफन रिमेन, ऑफसेट रिमेन, या ओपन नीचे हो जाएंगे या एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते रहेंगे, ठीक है। ये इलास्टिक रिबाउंड थी, ठीक है। इलास्टिक रिबाउंड मतलब एक होता है इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक, ठीक है। तो जो मतलब एक बार चेंज होने के बाद जो चेंज हो जाए उसे इलास्टिक कहते हैं,
एंड जो प्लास्टिक जो रिमेन रहता है मतलब कुछ करने के बाद और उसी जगह उसी स्थान पे आ जाए उसे प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसमें थोड़ी सी डिटेल दी हुई है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय द ग्रेट सैन फ्रांसिस्को अर्थक्वेक आई थिंक 1906 में बाय जियोलॉजिस्ट हेनरी फील्डिंग रेड टू एक्सप्लेन द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। जो डिफॉर्मेशन है अर्थ उसी के कारण अर्थक्वेक आता है। तो इसमें क्या होता है, ओवर ए टाइम अर्थ बिल्ट अप at some point the stress become so great that earth break, earthquake rupture occur and relieve some of the stress। जब स्ट्रेस जब कोई दो प्लेट ब्रेक करती है तो जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, अर्थक्वेक के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, एक बार हम दोबारा जो ऊपर जो प्रोसेस थी उसको दोबारा देखते हैं। स्ट्रेस बिल्डअप, टेक्टोनिक प्लेट मूव स्लोली, टेक्टोनिक मूव स्लोली कर देंगे तो स्ट्रेस बिल्डअप होगा इन रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ फॉल्ट, रॉक डिफॉर्म ग्रेजुअली। तो डिफॉर्म हो गया मतलब एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। स्ट्रेस एक्सीड फ्रिक्शन, जैसे ही मतलब स्ट्रेस वो एक्सीड हो जाता है फ्रिक्शन, डिफॉर्मेशन एक्सीड द फ्रिक्शन फोर्स होल्डिंग द रॉक टुगेदर, एक्सीड द फ्रिक्शनल फोर्स होल्डिंग द रॉक टुगेदर। जो डिफॉर्मेशन है वो एक्सीड हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो जो डिफॉर्मेशन रोक जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो होल्ड करा, मतलब जो फ्रिक्शन है ना जो मूवमेंट को स्लो कर देता है, तो डिफॉर्मेशन जब उससे ज़्यादा हो जाता है ना तो फ्रिक्शन को तोड़ देता है। तो उससे क्या होगा, जो रप्चर हो जाएगी, सडन स्लिप ऑफ अकर आ जाएगा और ये अर्थक्वेक बन जाएगा। अब इलास्टिक रिबाउंड का स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, रॉक रिबाउंड टू देयर ओरिजिनल शेप। ठीक है, जैसे रप्चर हो जाएगा तो जो स्ट्रेस रिलीज होने के बाद जो रॉक है वो रिबाउंड हो जाती है टू देयर ओरिजिनल शेप के अंदर, इलास्टिक रिबाउंड हो जाता है। और ऑफसेट रिमेन मतलब रॉक्स आर ऑफसेट ऑन आइदर साइड ऑफ द फॉल्ट, सम स्ट्रेस रिमेन एंड साइकिल बिगेन अगेन। तो रॉक साइड ऑफसेट मतलब ये जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट होता रहेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये जैसे बिफोर अर्थक्वेक स्ट्रेस आएगा तो बिल्डिंग में तो कंप्रेशन होगा तो नीचे की तरफ धस जाएंगी चीज़ें, तो नीचे ड्यूरिंग द अर्थक्वेक रप्चर हो जाएंगी तो ये टूट जाएंगे, तो ये फोकस बन जाएगा, ये एपिसेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये है तो ये एपिसेंटर हो जाएगा। और ऑफसेट में आफ्टर इलास्टिक रिबाउंड हो जाएगा, जैसे ही ये रप्चर हो जाएंगी तो ये प्लेट वापस आ जाएंगी। ठीक है, ये फिर रफ्तार इसी फिर से नई स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जाती है। अब उसके बाद है अपने पास टाइप ऑफ फॉल्ट। टाइप ऑफ फॉल्ट पढ़ लेते हैं एक बार क्या होता है। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ फॉल्ट है, जैसे हमने पढ़ा नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स है, स्ट्राइक स्लिप है। Certain type of fault are characteristic of different plate boundary. Although often more than one type of fault occur there, this can help understand the relative movement of plate and type of deformation. कि जो अब फॉल्ट है उससे हमें क्या पता चलेगा कि भी किस टाइप का फॉल्ट है, और वो जो फॉल्ट है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर, किस टाइप की मतलब अर्थ या किस टाइप का फॉल्ट पैदा करता है, और उससे जो मूवमेंट है वो कैसी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉल्ट, सबसे पहले नॉर्मल फॉल्ट आता है। इन ए नॉर्मल फॉल्ट द ब्लॉक अबव द फॉल्ट मूव डाउन रिलेटिव टू द ब्लॉक बिलो द फॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट के अंदर क्या होता है, जो ब्लॉक होते हैं रॉक्स के, जो फॉल्ट के एक मूव डाउन करेगा, सीधी सी बात, सीधी बात। एक इसको कहते हैं फुट मूव अप मूव डाउन, हैंगिंग वॉल है, हैंगिंग कर रहा है, फुट वॉल है। ठीक है, एक मूव डाउन करेगा एक, तो ये ऊपर रह जाएगा। तो कोस्ट ये हमने क्या बताया था, टेंशनल स्ट्रेस है, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। ठीक है, ठीक है। फुट वॉल मूव अप रिलेटिव, हैंगिंग वॉल मूव डाउन। ठीक है, ठीक है। तो ब्लॉक मूव डाउन मतलब एक दूसरे के रिलेटिव में डाउन एंड वो है, ये ऐसे जैसे हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। रिवर्स फॉल्ट, अब ये मूव डाउन रिलेटिव है तो ये मूव अप है। यहां देखिए इन रिवर्स फॉल्ट द ब्लॉक अबो द फॉल्ट मूव, ब्लॉक अबो द फॉल्ट मूव अप रिलेटिव द ब्लॉक बिलो द फॉल्ट।
इसमें कंप्रेशनल होता है, कंप्रेशनल, पुशिंग टुगेदर। हैंगिंग वाल है मूव अप और फुट वाला है मूव डाउन। किसके रिलेटिव में? इसके बाद में। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, जो हैंगिंग वाला है वो ऊपर चले गई है। देखो इसके, देखो ये ऐसे है, ये इसको देखेंगे इक्वल ये है क्योंकि ग्रास है, तो सेम सेम जो स्ट्रक्चर, ये कितना नीचे चला गया तो ये डाउन गया, ये ऊपर गया यहाँ। लेकिन यहाँ देखेंगे आप, देखो यहाँ कोई डाउन अप नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग है, नॉर्मल फॉल्ट है, ऐसे चल रहा। तो ये मूव अप डाउन हो गया। स्ट्राइक स्लिप में क्या होगा कि ये देखो ये मूव डाउन भी है लेकिन पास्ट ईच अदर है। स्ट्राइक स्लिप में क्या था, ड्यूरिंग अर्थक्वेक द रॉक ऑफ वन साइड ऑफ द फॉल्ट सडनली स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द अदर। सडनली स्लिप होता है, देखें देखो इधर इधर निकला हुआ है, देखो ये देखो यहाँ से पता चल रहा है हमें, ये देखो देख रहे हो, मतलब डाउन भी है और स्लिप भी कर गया है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और सम आर्बिट्ररी एंगल इन बिटवीन। तो ये कैसा है, शियर स्ट्रेस। ये कैसा है, कंप्रेशनल स्ट्रेस। ये कैसा है, टेंशनल स्ट्रेस। नॉर्मल टेंशनल स्ट्रेस, रिवर्स कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड स्ट्राइक स्लिप शियर स्ट्रेस। ये आपको दिखाया गया है एक बार। डाइवर्जेंट भी आता है, इसमें कन्वर्जेंट बोलते हैं इसको। राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप है, राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप है, और ये लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप मतलब स्ट्राइक्स, राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप मतलब ये जो राइट साइड की जो मूवमेंट है रॉक की, वो मूव कर रही है नीचे। लेफ्ट लेटरल मतलब लेफ्ट लेटरल, लेटरल मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन एंगल या चेंज इन डिस्टेंस बोल सकते हैं, चेंज इन लेंथ। तो ये स्ट्राइक स्लिप अब वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब डीप स्लिप फॉल्ट, फॉल्ट दैट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डीप प्लेन आइदर नॉर्मल और रिवर्स। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये डीप स्लिप फॉल्ट है, ये स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। फॉल्ट दैट मूव हॉरिजॉन्टल पास्ट इच अदर, हमने देखा हॉरिजॉन्टल पास्ट इच अदर है। ओब्लिक स्लिप फॉल्ट, फॉल्ट दैट शो बोथ डीप स्लिप एंड स्ट्राइक स्लिप। डीप स्लिप फॉल्ट दैट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डीप प्लेन आइदर नॉर्मल होता है, देखो नॉर्मल और रिवर्स दोनों डीप स्लिप में आ गए। स्ट्राइक स्लिप में ओरिजेंटल मूवमेंट है। ओब्लिक में डीप स्लिप होता है, स्ट्राइक स्लिप दोनों होते हैं। स्लिप डायरेक्शन, ये देखो ये इन्होंने दिखा रखे हैं, ये डीप एंगल है, ये डीप एंगल है। जैसे कि फॉल्ट आर द एंगल ऑफ फॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, डायरेक्शन ऑफ स्लिप अलोंग द फॉल्ट। देखो इसमें क्या देखना है, देखो क्या देखना है, फॉल्ट है, एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ द फॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ये सरफेस है, ये फॉल्ट है, तो एंगल ऑफ द फॉल्ट। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ स्लिप अलोंग द फॉल्ट। अब ये डायरेक्शन है कि ये जैसे यहाँ से मूवमेंट दिखाएंगे, ये इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन दिखाएंगे। प्लेट बाउंड्रीज एंड एसोसिएटेड फॉल्ट, बाउंड्रीज between tectonic plate and made up from a system of fault. Each type of boundary is associated with one of three basic type of fault. डाइवर्जेंट फॉल्ट हमने पढ़ लिया है, जो डाइवर्ज होती है, जो अपोजिट ऐसे डाइवर्जेंट फॉल्ट। कन्वर्जेंट से, कन्वर्जेंट जब एक दूसरे के साथ आती हैं तो कंप्रेशन फोर्स के कारण, इसके कारण कॉन्टिनेंट और ओशियन हमने पढ़ा है, जिसके अंदर जो हिमालयाज है और जो माउंटेन बनते हैं, इसमें ओशियनिक रिड्ज होते हैं, नई प्लेट बाउंड्री होती है, उसे कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म, ये स्लिप टू ईच अदर, दीज आर द बाउंड्रीज। ठीक है, तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस टॉपिक ऑफ अर्थक्वेक। आई होप यू अंडरस्टैंड द अर्थक्वेक इन डीपली। इफ एनी प्रॉब्लम you ask and drop a message in comments, and I will share this PPT at a Telegram channel of mine.
this link of Telegram channel give on this channel, YouTube channel. Please subscribe the channel and join the Telegram, and thank you.